तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आज प्राकृत भाषा को। प्राकृत भाषा जो थी मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था थी। ठीक है, ये दूसरी अवस्था थी और इसका जो टाइम पीरियड था, इसका जो समय एक टाइम पीरियड था वो 0 से लेके 500 AD या फिर इस ईसवी सदी जो अभी चल रही वहाँ तक था। 500 साल में जो जितना भी साहित्य लिखा गया, वहाँ से हमको पता पड़ता है कि यार ये जो भाषा थी इसको प्राकृत बोल सकते हैं। मूलतः यही डेफिनेशन है इसकी। क्योंकि और इसके जो साहित्य के जो स्रोत थे वो थे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। एक उसमें से एक खंड काव्य महाकाव्य की अगर बारे में बात करें तो एक गाथा सप्तदशी जो है, गाथा सप्तदशी जो एक खंड काव्य है वो प्राकृत में लिखा गया है ना। अब प्राकृत और संस्कृत में संबंध के बारे में हम देखते हैं कि प्राकृत और संस्कृत में संबंध क्या है। इसमें अलग अलग विद्वान अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ विद्वान बोलते हैं कि संस्कृत से प्राकृत बनी, कुछ बोलते हैं कि प्राकृत से संस्कृत बनी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम प्राकृत की अवस्था पे। तो कुल मिला के जो प्राकृत की अवस्थाएं थी वो 3 अवस्थाएं मानी गई है। पहली पहली अवस्था जो थी उसके हिसाब से ऐसा था कि लोक प्रचलन, सभ्यता का जन्म हुआ उसमें, फिर लोक प्रचलन के माध्यम से पता गया कि प्राकृत जो भाषा थी, ये जो प्राकृत भाषा थी, है ना, ये ऋषि लोगों के पास में आई और उन्होंने इसका करा संस्कार करके उसका कर दिया संस्कृत। संस्कृत बनी, प्राकृत से संस्कृत बनी और फिर बाद में पुनः पुनः ये बन गई लौकिक संस्कृत। लोगों के लिए जो पब्लिक यूज़ करे उस हिसाब से लौकिक संस्कृत बन गई। फिर, है ना, उसके बाद लौकिक संस्कृत सरल होकर फिर बनी प्राकृत। इसको बोलते हैं प्राकृत की दूसरी अवस्था है। फिर यही प्राकृत आगे जाके अपभ्रंश और अवहट में टूटी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राकृत की तीसरी अवस्था है। तो पहले प्राकृत बनी संस्कृत, संस्कृत से बनी लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से फिर बनी प्राकृत, इसको दूसरी अवस्था। फिर तीसरी अवस्था अपभ्रंश से टूट होके जो इसको तीसरी अवस्था बोली जाती है। तो इसका जो टाइम पीरियड जो था वह था 0 से लेके 500 AD तक। यही हमें याद रखना है। तो मान मुख्यतः डेफिनेशन यही बोली जाती है कि जो इसके बीच में जितना भी साहित्य का निर्माण हुआ वह सभी साहित्य प्राकृत भाषा में था। तो ये हमने पढ़ा प्राकृत की अवस्था देख ली जो कितनी थी, 3 अवस्था है। अब इसकी भाषा संबंधी विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो भाषा संबंधी विशेषता हमने भी पढ़ा था। देखो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे ध्वनि के बारे में देखेंगे। ध्वनि ध्वनि फिर हम देखेंगे व्याकरणिक संरचना। तो अभी हम ध्वनि के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर क्या हो गया था, जो विसर्ग जो होता है, विसर्ग हो गया, लुप्त होने लग गया इसके अंदर। कैसे होने लग गया, जहाँ जिसे भी विसर्ग के एंड में जो भी अकारांत शब्द होते थे, अकारांत मतलब अ से एंड होने वाले, वो हो गए विसर्गहीन हो गए, मतलब उसमें विसर्ग हट गया और वो हो गए ओकारांत हो गए। ओकारांत मतलब ओ से स्टार्ट होने वाले। फॉर एग्जांपल जैसे ये है विरह, वीरह बन गया वीरो, अ और ओ, है ना। उसी प्रकार से एक और प्रश्न, प्रश्न बन गया पन्हो। आपको अगर ध्यान होगा जीएस में अपने कभी ना कभी ये शब्द जरूर सुना होगा जिसको बोलते हैं मिलिंद पन्हो। ऐसा लिखते हैं, मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न है ये बौद्ध भिक्षु नागसेन से। ठीक है, ये जीएस के हिसाब से आता रहता है कभी कभी कि मिलिंद पन्हो क्या है, नागसेन कौन है, ये सब चीज़ें। तो जो पन्हो है वो प्रश्न है, मिलिंद के प्रश्न, है ना, ये प्राकृत हो गई। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो है कि इसमें है ना, जैसे ये मैंने लिखा यश, यश हो जाता है जस, मतलब यह का ज में लोप होने लग जाता है। जैसे यह फिर अकारांत है, विसर्ग है, तो ये हो गया जो। जो आजकल बोले ये जो हंस रही है जो दुनिया मेरी नाकामियों पे तो वो य से जो, ऐसा ये अभी भी यूज़ किया जाता है। तीसरी जो चीज़ थी इसके अंदर अगर हम देखें तो एक था जो है
क्षति पूरक दीर्घीकरण, कहाँ, दीर्घीकरण, क्षति पूरक दीर्घीकरण में क्या होता है कि पाली जो भाषा थी उसने क्या करा, संस्कृत को बनाया सिंपल, कैसे, कुछ चीज़ें हटा के, है ना। उस इसी की एक और एडवांस स्टेज हो गई जो प्राकृत में हुआ, उसको बोलते हैं क्षतिपूरक दीर्घीकरण बोलते हैं। इसमें भी यही हुआ। इसमें भी एक चीज़ ऐसी हुई, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा जिह्वा, जिह्वा संस्कृत का शब्द है, ये बना पहले जिह्वा और फिर बाद में ये बन गया जीभ। तो ऐसे भाषा का जो विकास हुआ, ये हमें कहीं ना कहीं प्राकृत से मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी व्याकरणिक संरचना के बारे में देख ले तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। इसके अंदर आता है कारक, और कारक में जो विभक्तियाँ होती है जैसे का, की, के, ये बनने से पहले क्या थे वो हमको इसमें पता पड़ता है। तो इसमें का, की, के जो थे ना वो उसको क बोलते थे, और केरक, ऐसी चीज़ें थी। तो फाइनली ये बन गया ऐसा का, की, के। शब्दकोशी प्रवृत्तियाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अब हम आते हैं अगली जो काम की चीज़ है, वो है प्राकृत के भेद। देखो क्या होता है कि है ना, कोई भी भाषा जो रहती है वो धीरे धीरे बदलती है। तो धीरे धीरे बदलती है तो यहाँ पे असर अलग असर होता है, यहाँ पे अलग असर होता है, यहाँ पे अलग असर होता है, यहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है। तो उसी प्रकार से संस्कृत फिर भी क्या थी, संस्कृत ने सभी को है ना जोड़ के रखा था कि अगर संस्कृत से निकले हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं सब में है ना संस्कृत के लक्षण आपको दिख जाते थे। पर प्राकृत के साथ ऐसा नहीं हुआ। प्राकृत जो भाषा थी वो संस्कृत से तो शुरू हुई थी, पर इसमें जो क्षेत्रों का दबदबा हो गया अच्छा खासा। तो अब हम वो देखने वाले हैं। तो ऐसा कुछ कुछ विद्वान बोलते हैं कि है ना प्राकृत के कुल मिला के 42 भेद है, कुछ बोलते 27 भेद है। पर एक विद्वान थे जिनका नाम था वर रुचि, इन्होंने बोला था प्राकृत के 4 भेद है। और फिर आधुनिक भाषा वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने बोला कि यार ये 4 जो है इसमें से एक और ऐड कर लो तो कुल मिला के हो जाएंगे आपके 5। तो अब हम देखने वाले हैं प्राकृत के भेद, जो है कितने, 5 है। ठीक है, तो सबसे पहला जो भेद था प्राकृत का उसको बोला जाता है पेशाची, पेशाची भेद। इसका जो एरिया था वो अफगानिस्तान वाला रीजन था, और जो ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के उधर, जैसे इंडिया में हिमालय, हिमालय के पास जाएंगे आपको चाइना मिलेगा, वो वाला एरिया है ना। यहाँ यहाँ पे पेशाची बोली जाती है। तो इसकी काम की चीज़ तो एक ही, जैसे गुण है ना, वो हो गया, गुण हो गया ऐसा। दूसरा था अर्धमागधी, अर्धमागधी प्राकृत को बोलते हैं जैन, अर्धमागधी प्राकृत बोलते हैं। ठीक है, क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या जैन साहित्य मिला अपने को सबसे ज़्यादा, अर्धमागधी में मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये जैसे श्रावण है तो ये हो गया सावण हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें हुई इसके अंदर। अब आते हैं अपन मागधी पे आते हैं। मागधी मतलब मगध क्षेत्र, मगध मतलब करंटली बिहार। तो ये बिहारी हिंदी की पृष्ठभूमि बोल सकते हैं इसको, मागधी को। ठीक है, उसके बाद आते हैं चौथा जो है सौर सैनी, शौर सैनी प्राकृत। इसका जो रीज़न था ये था मथुरा और ब्रज के आसपास का एरिया। ठीक है, इससे क्या बनी, जैसे बिहारी हिंदी बनी, यहाँ पे आई खड़ी बोली, जो आज हम सब बोलते हैं वो खड़ी बोली है। तो उसका जो आरंभिक लक्षण थे वो शौर सैनी अपभ्रंश से ही आए थे। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ कि है ना भ हो गया ह में रूपांतरण हो गया। ठीक है, ध ध जो है, ध और भ ह में बन गए, जैसे वधु, वधु बन गया बहू बन गई। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। फिर उसके अलावा जो एक और आया वो है महाराष्ट्री, महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्री प्राकृत का मतलब है महान राष्ट्र की भाषा। दंडी, दंडी ने इसको परिनिष्ठ भाषा बोला है, आचार्य दंडी ने। ये उत्तर भारत की भाषा थी, है ना। पर इसका महाराष्ट्र में महान राष्ट्र का अर्थ है महान राष्ट्र की भाषा, ये इसका नाम है पूरा।
इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास है नहीं। पर कुल मिला के जो अभी हमारी जो काम की जो चीज़ थी वो ये थी कि ये जो प्राकृत भाषा से हमको मिला क्या सीखने को। पाली ने फिर भी क्या संस्कृत को पकड़ के रखा था, पर जैसे ही प्राकृत आई, है ना, यहाँ पे इसको एक फ्लैश लाइन में बताता हूँ। जैसे ही प्राकृत आई ना, तो प्राकृत ने क्या करा, पहले तो भेद बना लिए, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 भेद बना लिए। इन 5 में जैसे अपन एकदम शोर श्रेणी की अगर बात करें, है ना, तो ये एक प्राकृत का भेद था। इसने बनाई यहाँ पे उपभाषाएं, जैसे खड़ी बोली, ठीक है, दूसरी एक ब्रज, ठीक है, ये सब। अब यहाँ पे बनी उपभाषाएं। अब उपभाषा से फर्दर बनी है बोलियाँ। तो आप जितनी ये डाइवर्सिटी देखते हो ना, ये कहीं ना कहीं प्राकृत के थ्रू ही आई है। उसके पहले क्या था कि सेंट्रल में होती संस्कृत, तो सभी में संस्कृत के अंश हमको मिलते रहते थे। तो ये हमने सीखा प्राकृत से। अगले वीडियो में हम देखेंगे अवहट के बारे में।